हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोकू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब तक हमने नंबर थ्योरी में 2 चैप्टर्स किए हैं। एक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शंस वगैरह ये थे। दूसरा डिविजिबिलिटी की बात हमने की थी। आज हम डाइफरेंटाइन इक्वेशन, इन पर्टिकुलर लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन। डाइफरेंटाइन, इसकी बात करें। लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन, डाइफरेंटाइन इक्वेशंस क्या है? पहले इसकी हम कुछ इक्वेशंस जानते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के कंटेन करते हैं। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और उनको कंटेन करने वाले इक्वेशंस वो सॉल्वेबल होंगे। हम जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो वो सॉल्व कब हो सकते हैं? दो इक्वेशन है तो इसका मतलब दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए मिनिमम, तब हम सॉल्व कर पाते हैं। तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए मिनिमम। चार तो चार मिनिमम चाहिए। चार अननोन है तो चार मिनिमम। इस तरह से संख्या मिनिमम। पर कभी कभी ऐसा हो, ऐसे इक्वेशंस जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स की संख्या ज़्यादा हो और इक्वेशंस की संख्या कम हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम इनडिटरमिनेट इक्वेशंस या डाइफरेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। इनडिटरमिनेट और डाइफरेंटाइन। डाइफरेंटाइन इक्वेशंस। अब ये इनडिटरमिनेट या डाइफरेंटाइन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं। जब नंबर ऑफ अननोन की संख्या ज़्यादा है, इक्वेशन कम है, तो एक रेंज पूरी की पूरी सॉल्यूशंस की निकलेगी। कई पेयर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर सपोज करिए हमारे पास ये एक सिंपलेस्ट लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, ये x प्लस by इज इक्वल टू c, containing x and y as unknown variables, unknown variables हैं। अब x और y को, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। दो इक्वेशन होते तो हम सॉल्व कर लेते हैं, पर एक ही इक्वेशन है तो हमें x और y के अलग अलग पेयर्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या स्थितियां होगी? जब a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यानी a b c तीनों 0 हो, तो कोई सा भी पेयर हो x y का, हर पेयर x y का जो इसका सॉल्व, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी फॉर एवरी, ये इंटीजर्स हैं, एवरी पेयर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन कहलाएगा a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c are integers। integers, a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c are integers। तब तो ये नंबर ऑफ पेयर्स सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। अगर a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is a is equal to 0, a is equal to 0, b is equal to 0 and c is not equal to 0, तब उस स्थिति में जब c नॉट 0 है तो हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन। यहां इस स्थिति में नंबर ऑफ पेयर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस स्थिति में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। अब ये तीनों 0 नहीं हो,
तीनों जीरो नहीं हो, ए बी सी तीनों जीरो नहीं हो, नॉन जीरो इंटीजर्स हो, तो उस केस में सॉल्यूशंस निकलेंगे। A is not equal to 0, B is not equal to 0 and C is not equal to 0, then solutions limited pair of solutions, pair of, बल्कि ये भी कहना ठीक नहीं, पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम ये लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन जहां ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, सी ये इंटीजर्स हैं, इस लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशंस को यहां डिस्कस करेंगे। और भी डाइफरेंटाइल इक्वेशन यानी पावर में होंगे, 2 और 3 के होंगे, तब क्या होगा, सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन को हम देखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं। डाइफरेंटाइल इक्वेशन में ये सॉल्यूशंस किस तरह से निकलेंगे। तो लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन, ये लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन है, ax plus by is equal to c, where a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is integer। ये c is integer, कोई भी इंटीजर है, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा। वो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अगर सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहली बात तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए बी, से इट इज डी। इफ डी डिवाइड्स सी, डी अगर सी को डिवाइड करता है, अब डिवीजन, ये डिवाइड करने का मतलब ये 1 भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन 1 होगा तो हमें मतलब 1 अगर डी 1 हो जाता है तो ए और बी एक दूसरे के प्राइम होंगे, उस स्थिति में सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा। और अगर डी कोई नंबर आता है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये अगर डिवाइड करता है, डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, हमने अभी देखा ही है, डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी। तो उस केस में अगर हमें कहीं से भी एक सॉल्यूशन मिल जाए, मैंने कहा था कि पेयर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, अगर मुझे एक पेयर कहीं से भी मिल जाए, एक पेयर सॉल्यूशन का मिल जाए, तो मैं इन जनरल x इज इक्वल टू x0 प्लस dx0 में ये जो y का कोएफिशिएंट है b अपॉन t इंटू t एक इंटीजर है, it may be positive, negative, whatever it may be, it is an integer। एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू x0 एंड y इज इक्वल टू y0 प्लस माइनस a अपॉन d इंटू t, ये एक मतलब जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। x और y, अगर आप मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन x0 y0 x0 y0 ये मिल जाए, कोई सा भी एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो मैं जनरल सॉल्यूशन लिख पाऊंगा। अब t के अलग अलग मान के लिए इसके अलग अलग पेयर ऑफ सॉल्यूशंस आते चले जाएंगे। अब हमें कौन सा पेयर रिक्वायर्ड है या क्या कंडीशंस है, उसके आधार पर निर्भर करेगा। तो ये लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। अब ये थ्योरम भी है, इस थ्योरम को बताना है कि ये पेयर, ये जनरल सॉल्यूशन ये मिलेगा, ये बताना है। तो थ्योरम क्या है कि इफ एंड ओनली इफ ए डी डिवाइड्स, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ डी डिवाइड सी। पहला काम तो ये कि डी डिवाइड सी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ए बी का डी डिवाइड सी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर सी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन है तो ये इसको डिवाइड करेगा। एक तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, और सेकंड ये है कि जनरल सॉल्यूशन ये इस तरह से होंगे। तो मुझे क्या करना है कि लेट अस सपोज
सपोज D डिवाइड C, D अगर C को डिवाइड करता है तो इसका मतलब C विल बी इक्वल टू आर डी, आर एक इंटीजर है, C विल बी इक्वल टू आर डी होगा। और जब C आर डी है और हम जानते हैं कि AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर D है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वाली जो हमारी नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पर हम लिख सकते हैं ax प्लस by is equal to D. Greatest common divisor can be expressed as the linear combination of the two number, जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाला है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करें, हमारा इक्वेशन तो यहाँ C है, ये यहाँ C आ रहा है, ax प्लस by इज इक्वल टू C आ रहा है। तो मैं क्या करूं, इसको C बनाने के लिए C बाई D से इसको ऑपरेट कर देता हूं, दोनों तरफ इसको इधर C बाई D से ऑपरेट कर देता हूं। तो C बाई D से ऑपरेट करने पर ये हो जाएगा a x C x और D प्लस b C y अपॉन D इज इक्वल टू C। यह है। अब ये जो x, सपोज करिए कि मुझे x1 और x1 और बल्कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में मुझे ax1 प्लस by1 रख देना चाहिए, क्योंकि ax ऑलरेडी यहाँ है। ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू d और c बाई d से ऑपरेट कर दिया तो ये आ गया मेरे पास a cx1 अपॉन d प्लस b cy अपॉन d। अब देखिए ये cx1 और cx1 अपॉन d और cy अपॉन y1 अपॉन d, ये जो कोएफिशिएंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर d c को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, cx1 अपॉन d और y की वैल्यू क्या होगी, cy1 अपॉन d। ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर c को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन अवेलेबल है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें शो करना है। कुछ ऑथर्स यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं। प्लस माइनस कैसे आता है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो मैं इस बुक को जो मैं काम में ले रहा हूं उसको छोड़ते हुए कुछ और चीज करता हूं, तो चाहे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि D अगर C को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन का सेट एग्जिस्ट करता है। अब लेट अस सपोज दैट सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है वो सॉल्यूशन सेट x0 और y0। x0 y0 सॉल्यूशन सेट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ax0 प्लस by0 इज इक्वल टू c। माना एक सॉल्यूशन सेट ये है, सॉल्यूशन सेट ax0 प्लस by0 इज इक्वल टू c एक सॉल्यूशन सेट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। इज द गिवन इक्वेशन इफ x डैश y डैश इज अनदर सॉल्यूशन। अगर x डैश और y डैश x डैश और y डैश अनदर सॉल्यूशन सेट है तो ये हो जाएगा ax डैश प्लस by डैश इज इक्वल टू c। दूसरा सॉल्यूशन ये होगा। अब ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, भाई एक पेयर ये है, दूसरा सॉल्यूशन सेट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ना, तो एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a into x naught minus x dash plus b into y naught minus y dash will be equal to 0। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं a x naught minus x dash is equal to b y dash पहले लिख रहा हूं, y dash minus y dash y0, ये दोनों बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर होंगे, देयर एग्जिस्ट रिलेटिव प्राइम इंटीजर r एंड s सच दैट ये बराबर हैं
तो आर और एस ऐसे रिलेटिव प्राइम इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। प्राइम इंटीजर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि ए इज इक्वल टू डी आर, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन ए और बी का डी है, तो ए इज इक्वल टू डी आर एंड बी इज इक्वल टू डी एस। इन दोनों का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालेंगे तो डी आ जाएगा। तो आर और एस का कहने का मतलब रिलेटिव प्राइम है, तो आर एस का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 होगा और ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन इससे डी आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू, इसको यहां a की जगह मैं dr लिखूं और b की जगह ds लिखूं तो d से d कैंसिल हो जाएगा और r x नॉट माइनस x डैश इज इक्वल टू s y डैश माइनस y जीरो। अब देखिए r और s तो क्या है, रिलेटिव प्राइम। तो ये r इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब r डिवाइड्स s को तो डिवाइड करेगा, तो करेगा नहीं क्योंकि रिलेटिव प्राइम है। तो r किसको डिवाइड करेगा, y डैश माइनस y0 को, y डैश माइनस y0 को डिवाइड करेगा r क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ये है। तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि r डिवाइड्स y डैश माइनस y0 और इसी तरह से s डिवाइड्स x नॉट माइनस x डैश, r और s इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि y डैश माइनस y नॉट माइनस y डैश RT के बराबर, ये डिवाइड करेगा ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y डैश, देखिए नहीं यहां गलत कर दिया, नहीं सही है, y डैश माइनस y0 x, हाँ ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू t, r का भाग इसमें लगेगा, सपोज करिए वो डिवाइड t बार हुआ तो RT TR इज इक्वल टू y डैश माइनस y0 हो जाएगा। RT TR इज इक्वल टू y डैश माइनस y0 हो जाएगा। अब y0 क्या हो जाएगा इस केस में, y डैश क्या हो जाएगा, y0 प्लस TR, y0 प्लस TR। अब एक सॉल्यूशन हमें मालूम है, तो y0 प्लस TR y डैश, हाँ मैं इसको करता हूं, तो y डैश इज इक्वल टू y0, यहां से मेरे पास आ गया y डैश इज इक्वल टू y0, इधर लिया आया y0 प्लस TR, और यहां से दूसरा, यहां से s डिवाइड करता है तो मैं x नॉट माइनस x डैश इज इक्वल टू लिख सकता हूं ts। तो x डैश इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नॉट, ये इधर ले जाए माइनस ts। यानी एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हमें मालूम है, तो दूसरा पेयर ऑफ सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा t की डिफरेंट वैल्यू, यानी x डैश इज इक्वल टू x नॉट माइनस ts एंड y नॉट प्लस tr। एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन ये मिल गया। अब कुछ बुक्स में इसको यहां प्लस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं, t की वैल्यू मैं लिखता हूं यहां से, t इज इक्वल टू, चलिए मैं पहले t की वैल्यू यहां से लिख देता हूं, t हमने कहां लिया, r और s, यस r यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x नॉट माइनस t s, हाँ माइनस s की वैल्यू b बाई डी, माइनस b बाई डी एंड b बाई डी s की वैल्यू और t एज इट इज, एंड y नॉट प्लस r की वैल्यू क्या है,
आर इज इक्वल टू ए अपॉन डी एंड टी। ये एक सॉल्यूशन सेट मिल गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सॉल्यूशन सेट यहाँ x नॉट प्लस b बाई डी और t आ रहा है और y नॉट माइनस a बाई t आ रहा है। t इज एन इंटीजर, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर इट मे बी। अगर ये t नेगेटिव रख दूं तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा इसको भी अपन क्लियर कर देते हैं। कई बार बुक्स के हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है कि कभी ये प्लस लिखते हैं कभी माइनस लिखते हैं, क्या है, तो उसको मैं यहां क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमने ये कहा था कि एक सॉल्यूशन सेट x0 y0 है, तो x0 y0 एक सॉल्यूशन सेट है, और दूसरा मान लिया कि इस x0 y0 को मानने पर x डैश y डैश एक और सॉल्यूशन सेट इस डायमंडाइन इक्वेशन का है। तो x डैश प्लस y डैश ये मैंने लिख दिया। अब यहां मैंने किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस x डैश प्लस b इंटू y माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को मैंने जो ये लिखा x0 माइनस x डैश प्लस b इंटू y डैश माइनस y0, इसी इक्वेशन को मैं एक माइनस थ्रू आउट बाहर लेते हुए ऐसा लिख सकता हूं। देखिए, a इंटू, पहले इस इक्वेशन को लिखें, एक माइनस लेते हुए a इंटू एक्स डैश माइनस x0 प्लस b इंटू y डैश b इंटू एक माइनस दिया ना, x डैश माइनस x0, ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिखा, और इसके साथ ये y डैश माइनस y0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए पैरेलल, देखिए फिर जब इस स्टेप को मैं यहां लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, a इंटू एक्स डैश माइनस x0 इज इक्वल टू b इंटू y0 माइनस y डैश, ऐसा लिखूंगा। यहां y0 पहले आ जाएगा और यहां y डैश आ जाएगा। अब क्योंकि r और s रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स है, तो a इज इक्वल टू dr, b इज इक्वल टू ds, क्योंकि r और s का रिलेटिव प्राइम होने का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 है। अब a की जगह मैं dr लिख देता हूं, a की जगह dr लिख देता हूं और b की जगह ds लिख देता हूं, तो d से d कैंसिल हो जाएगा और a की जगह r x डैश माइनस x0 इज इक्वल टू s y0 माइनस y डैश आ जाएगा। यानी इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया। अब क्योंकि r और s तो रिलेटिव प्राइम है, इट मींस r डिवाइड्स y0 माइनस y डैश, r डिवाइड्स, मैं यही लिख रहा हूं स्पेस की क्योंकि बहुत छोटा है मेरा, इट मींस r डिवाइड्स y0 minus y dash. This implies there exists an integer t, क्योंकि r का पूरा भाग इसमें लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूं y0 minus y dash is equal to tr. Means y dash, this implies y dash is equal to ये y0 minus tr एंड इसको मैं लिख सकता हूं y। तो इस तरह से हमने देखा कि थ्योरम के थ्रू कि जनरल सॉल्यूशन हम x0 प्लस b बाई डी टी एंड y इज इक्वल टू y नॉट माइनस a अपॉन डी टी होगा, या कुछ ऑथर्स इसको माइनस b लिखते हैं और इसको प्लस लिखते हैं। माइनस यहां लिखेंगे तो प्लस यहां आएगा, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दोनों चीजें बताइए। अब इस थ्योरम के आधार पर कैसे जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है उसको मैं दो एग्जांपल के थ्रू करूंगा। दोनों एग्जांपल अलग अलग तरीके से किए हुए हैं, पर एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, दूसरे से भी किया जा सकता है, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से किया जा सकता है, ये भी बताऊंगा। ये बुक्स में कहीं नहीं अवेलेबल होगा, पर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि 70x प्लस 112y इज इक्वल टू 168, इसका सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है 225 प्लस x प्लस 231 525 x प्लस 231 y इक्वल टू 42।
ये दूसरा इसका भी सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और जनरल सॉल्यूशन में फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हम लिख सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई एक सॉल्यूशन कहीं से भी मिले, एक सॉल्यूशन कहीं से भी मिले, वो हम निकाल पाने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम जनरल सॉल्यूशन भी लिख पाएंगे। तो पहले कैसे निकालते हैं, देखिए इसका ग्रेटेस्ट, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 70 और 112 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जो कि हम कर चुके हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 14 है, और हम जानते हैं कि 168 इज डिविजिबल बाय कंप्लीट डिविजिबल बाय 14 और डिविडेंड आएगा 12। तो इट मींस ये हुआ कि ये डी का भाग इसमें लग रहा है, और जब d का भाग इसमें लग रहा है तो मैं इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूं। 5x + 8y = 12 रह जाएगा। अब एक सॉल्यूशन मैं एविडेंटली यहां से बाय ऑब्जर्वेशन भी लिख सकता हूं। देखिए x0 x की वैल्यू अगर -4 रखूं इस इक्वेशन में, x की वैल्यू -4 रखूं और y की वैल्यू +4 रखूं, तो क्या होगा, 5 × 20 -20 और 8 × 32 +32, यानी डिफरेंस आ जाएगा 12, यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब इसको जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा x = -4 + 8t and y = y0 - 5t। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इस तरह से निकाला तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को दूसरे वे से करें। देखिए ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 21 है। जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसको डिवाइड कर रहा है 1 आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो हम नेक्स्ट थ्योरम के बाद कुछ करेंगे। पर यहां हम देखते हैं कि इस 21 से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25x + 11y = 2। अब हम जानते हैं कि अब इस इक्वेशन को मैं यही छोड़ रहा हूं, पर एक चीज हम जानते हैं कि 25 and 11 आर रिलेटिव प्राइम नंबर्स और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x and y। तो 25x0 + 11y0 = 1 मैं लिख सकता हूं सिर्फ। और ये इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं तो मेरे को साफ दिख रहा है कि x0 = 4 ले लूं और y0 = -9 ले लूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए 25 × 100 और ये 99 = -99 और = 1 आ जाएगा। तो जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये जब 1 है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। जब यहां 2 है तो मैं क्या करता हूं, थ्रू आउट इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया 4 × 2 और ये हो गया -9 × 2 और ये हो गया 1 × 2। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, देखिए 8 और -18। आप इस इक्वेशन में लिख के देखिए 8 और -18, 8 25 × 200 200, ये 200 और -18 × 11 180 और 18 198 -8 तो ये हो गया 2। सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 8 + 11t, 8 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y0 11t and y = -18 -25t। एक जगह प्लस लिया है मैंने तो दूसरी जगह माइनस ले लिया। तो ये इस आधार पर माइनस और यहां माइनस लेते हैं या प्लस लेते हैं तब भी वही सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन सेट वही होगा, t की वैल्यू बदलनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो मैं यहां देखता हूं कि 5 और 8 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, 1 है। अब जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 5x + 8y = 1।
अब एविडेंटली मैं यहां से देख सकता हूं कि x0 इज इक्वल टू ये x0 मैं अगर इसको कहूं इसको y0 कहूं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 रखिए और y इज इक्वल टू 2 रखिए तो -15 और ये 16 ये 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई -3 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, जबकि यहां 1 है, यहां क्या है 12 है, इसलिए मैं इसको 12 से -3 इंटू 12 5 इंटू -3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 12 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 12 ऐसा कर सकता हूं। तो सॉल्यूशन क्या हो गया -3 इंटू 12 यानी -36 एंड 2 इंटू 12 ये 24 हो गया। यानी जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया x इज इक्वल टू -36 प्लस 8t और y इज इक्वल टू 24 y इज इक्वल टू 24 प्लस -5t माइनस ये 5 इसका कोएफिशिएंट है -5t। अब देखिए प्रश्न ये है कि क्या ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम है। आप इसमें t इक्वल टू -4 रखिए, t इक्वल टू -4 रखने पर ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4 और -32 यानी -36 और t इक्वल टू 0 इसमें रखिए, t इक्वल टू 0 रखने पर ये 36 आ जाएगा। t इक्वल टू -4 इसमें रखिए, -4 का मतलब हो गया 20 प्लस 20 प्लस 4 24 और t इक्वल टू 0 रखने पर ये 24 आ जाएगा। t के डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट होगी, इंटीजर t जो इंटीजर उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी पर सॉल्यूशन सेट सेम है, ये अलग अलग नहीं। इसी तरह से इस मेथड के आधार पर इसको करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। ये बाकी चीजें और सॉल्यूशन यहां अब प्रश्न ये है कि आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि ये यही होगा सॉल्यूशन सेट। यहां भी प्रश्न ये आएगा कि ये कैसे अनुमान लगा लिया कि यही होगा, हमें तो पता नहीं चलता बहुत जल्दी से। तो नेक्स्ट थ्योरम के आधार पर, मिनिमम एल्गोरिथम वाली थ्योरम के आधार पर हम कल एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन के आधार पर कैसे निकालते हैं बहुत छोटे से छोटा, यानी ये कोएफिशिएंट जितने छोटे हो जाएंगे हम कोशिश करेंगे उतने छोटे करके, और एक बल्कि एक का कोएफिशिएंट 1 करके यूनिटी हो जाए तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो मेथड के आधार पे, मैं मिनिमल एल्गोरिथम के मेथड के आधार पे कल इस चीज को और करेंगे। धन्यवाद।